everyone. Today we are going to discuss the remaining portion of chapter number 1, the living world. In this chapter, we have some terms to remember. First term is identification. Identification based on the characteristics. The identification of the organism is carried out to know whether it is similar to any of group. मीन्स द आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी स्पीसीज़ को या किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये ऑर्गेनिज्म है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, हम देखेंगे कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच कर रहे हैं. जिस ऑर्गेनिजम्स के साथ उसके कैरेक्टर्स मैच करते हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का नाम उसको दे देते हैं. सेकेंड इज क्लासिफिकेशन. द ऑर्गेनिज्म इज नाउ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. क्लासिफिकेशन का मेन जो मकसद है, जो हम क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ ऑर्गेनिजम्स को हम पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. तो वो डिवाइड करने का मेन मोटिव ही ये होता है कि हमें जो कन्फ्यूज़न है वर्ल्ड में वो क्रिएट ना हो. मीन्स अगर हमें पता है कि ये स्पीसीज़ है तो ये इस वाले ग्रुप से बिलोंग करती है, तो उसके साथ क्या है, क्लियर कट में करैक्टरिस्टिक्स उसके मिल जाते हैं. लेकिन अगर कोई क्लासिफिकेशन ही ना हो तो पूरी कन्फ्यूज़न होगी कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं. तो जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो दो बेसिस पे की जाती है, एक सिमिलैरिटीज़ और एक डिससिमिलैरिटीज़, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ क्या है, उनकी डिससिमिलैरिटीज़ क्या है, इनके बेसिस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर मीन्स आफ्टर क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस टेक्सा इट्स करेक्ट नेम इज़ डिटरमिन्ड. नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना, कि ठीक है आपने पहले कोई ऑर्गेनिज्म था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है. देन उसको आपने उसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसकी डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, उनके बेसिस पे उनको क्लासीफाई कर दिया कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है. आफ्टर क्लासिफिकेशन आपका काम होता है नेमिंग देना. नेमिंग मीन्स नोमेनक्लेचर. इसमें क्या है कि आप उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दोगे. नेमिंग में हमेशा हम जो उसका पर्टिकुलर नेम होता है ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, वो हमेशा दो वर्ड्स में होता है, जिसका जो फर्स्ट वर्ड है वो उसका जीनस होता है और सेकंड वर्ड उसका स्पीसीज़ का नाम होता है. इन दो वर्ड्स को जीनस और स्पीसीज़ मिलके ही उसका एक साइंटिफिक और बोटेनिकल नेम क्रिएट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट कम्स टू टेक्सोनमी. All organisms can be classified into different taxa or group is called taxonomy. जैसे हम अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम टैक्सा वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रुप वर्ड यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देने के लिए. लेकिन एक टैक्सोनमी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम टैक्सा वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द वर्ड ग्रुप. टैक्सोनमी में क्या होता है कि हम एक टैक्सा में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स को. उनकी भी कुछ जो टैक्सोनमी के भी कुछ हायरार्की होती है, उसके बेसिस पे हम उनको फर्दर डिवाइड करते हैं. सो टैक्सोनमिक कैटेगरीज और टैक्सोनमी हायरार्की इज अ सेम टर्म्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिनेनियन हायरार्की. लिनेनियस इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट who given a taxonomic categories. Hierarchy of categories is the classification of organisms in a definite sequence of categories in a descending order starting from kingdom and reaching up to species, or an ascending order from species to kingdom. Means जो taxonomic categories हैं उसमें हम क्या करते हैं, इस हायरार्की में किंगडम टू स्पीसीज़, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर से जाएं तो किंगडम टू स्पीसीज़ जाएंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाएं तो स्पीसीज़ टू किंगडम जाएंगे. इसमें डिफरेंट टेक्सास दिए गए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स दिए गए हैं जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं. Here is a taxonomic hierarchy showing arrangement in ascending order.
मीन्स असेंडिंग में, जिससे हमने पहले बात की है कि अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे। जैसे सबसे जो अगर हम बेसिक बात करेंगे स्टार्टिंग कैटेगरी कौन सी है तो स्पीसीज होगी अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। स्पीसीज के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद फैमिली, आफ्टर फैमिली इट्स ऑर्डर and then class, then phylum, then kingdom. Here firstly we will talk about the species. It is a natural population of individuals having similar morphology, anatomy, physiology and cytology. It is a basic unit of classification where individual can share a common genetic setup. जितने भी organisms हैं जो सेम मॉर्फोलॉजी, सेम अनाटमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी शेयर कर रहे हैं, उनको हम एक बेसिक ग्रुप में रखते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पीसीज। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो उसकी एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है। देन अनाटमी मीन्स जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें। फिजियोलॉजी मीन्स जो उनके अंदर जो उनके प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे रेस्पिरेशन, आप कह लो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये सब फिजियोलॉजी में आते हैं। और देन साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ देयर सेल्स। ये सब के बेसिस पे हम अगर किसी ग्रुप में रख रहे हैं किसी ऑर्गेनिजम्स को तो उनको हम बोलेंगे स्पीसीज। देन कम्स टू जीनस। इट इज़ अ टेक्सोनमिक कैटेगरी above the rank of species and below the rank of family. Genus is grouping of organisms having one or more species, all of which have common ancestry and share some common correlated characters. Example, Panthera of big cats. जीनस में क्या है कि एक टैक्सोनमिक कैटेगरी में एक ग्रुप है जो कि स्पीसीज के ऊपर है और फैमिली ग्रुप से नीचे है, मीन्स कि इन बिटवीन है फैमिली ग्रुप एंड स्पीसीज। जीनस में वो सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनकी जो कि एक वन और मोर जो स्पीसीज है उनको शेयर कर रहे हैं। तो इनमें क्या है, जो कॉमन कोरिलेटेड करैक्टर्स होंगे वो सारे स्पीसीज, एक स्पीसीज जब दूसरी स्पीसीज के साथ कोरिलेट कर रही है तो उसको हम दोनों स्पीसीज को एक पर्टिकुलर जीनस के अंडर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिग कैट्स की बात करें तो उनमें जो पैंथेरा है वो उनकी जीनस है। देन कम्स टू फैमिली। फैमिली इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज इमीडिएटली बिलो दैट ऑफ ऑर्डर एंड अबव दैट ऑफ जीनस। जो फैमिली ग्रुप है वो ऑर्डर के जो बिलो है एंड अबव दैट ऑफ जीनस, जीनस के ऊपर है, मीन जीनस एंड ऑर्डर के बिटवीन जो ग्रुप आता है that is family. Family is a taxonomic category that consists of one or more genera of organisms, all of which have some common correlated characters not found at genera of other orders. For example, family Asteraceae or Compostae of flowering plants. मीन्स जो भी करैक्टरिस्टिक्स जीनस के, जितने भी जीनस सिमिलर होंगे, सिमिलर करैक्टर्स शेयर कर रहे हैं, वो सब एक फैमिली में जो ग्रुपिंग की जाएगी उनकी। जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रेसी फैमिली है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स सेम ग्रुप शेयर कर रहे हैं तो उनको कंपोस्टी और एस्ट्रेसी फैमिली में रखा जाता है। नेक्स्ट कम्स टू ऑर्डर। इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स हायर देन फैमिली एंड लोअर देन क्लास। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ जो है ऑर्गेनिजम्स का जो फैमिली के ऊपर है और क्लास के नीचे है, मीन्स इन बिटवीन अ क्लास एंड फैमिली ग्रुप आता है ये। ऑर्डर इज अ टेक्सोनमिक कैटेगरी हैविंग वन और मोर फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ विच पोजेस सम स्पेसिफिक कोरिलेटेड कैरेक्टर्स नॉट फाउंड इन अदर्स। एग्जाम्पल, ऑर्डर कार्निवोरा ऑफ मैमल्स। मीन्स वही सेम जैसे हम बात कर रहे थे कि स्पीसीज से अगर किंगडम की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो जितनी भी स्पीसीज हैं जो सेम कैरेक्टर्स शो करेंगी उनको हम जीनस ग्रुप में रखेंगे। जितने भी जीनस सेम कैरेक्टर शो कर रहे हैं उनको हम सेम फैमिली में रखेंगे। जितनी भी फैमिली सेम कैरेक्टर शो कर रही है उनको हम सेम ऑर्डर में रखेंगे। सिमिलरली जितने भी ऑर्डर सेम कैरेक्टर शो कर रहे हैं उनको हम सेम क्लास में रखेंगे।
क्लास के बाद फाइलम आएगा, सेम क्लास के जो ग्रुप्स होंगे उनको एक फाइलम के अंडर रखेंगे। एंड उसके बाद जो मेजर ग्रुप आएगा दैट इज़ किंगडम। तो किंगडम ये क्या है, हाईएस्ट टेक्सोनमिक ऑर्डर है, जैसे कि उनमें जो जितने भी फाइलम जिनका सेम होगा उनको हम जो सेम किंगडम ग्रुप में रखेंगे। With this we are done with the taxonomic hierarchy. तो here the next topic is tools for the study of taxonomy. अब taxonomy को study करना है, जब हम identification, nomenclature, classification की बात करेंगे तो उनको study करने के लिए जो कुछ techniques हैं, कुछ procedures follow किए जाते हैं, कुछ stored information रखी जाती है, उन सब में जो हम अगर बात करें तो उसके कुछ टैक्सोनमिक एड्स हैं, जैसे कि हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम्स, ज़ू हैं, एंड कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़ हैं जो यूज़ की जाती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद हर्बेरियम। Herbarium is a place where dried and pressed plant specimens mounted on sheets are kept systematically according to a widely accepted system of classification. हर्बेरियम क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे हम ड्राइड, सूखे हुए और प्रेस किए हुए प्लांट्स के जो स्पेसिमेंस हैं उनको शीट्स पर लगाकर एक सिस्टमेटिक वे के साथ प्रिजर्व करके रखते हैं। हर्बेरियम इज़ अ रिपोजिटरी और storehouse for future use. Every student of botany is required to collect plant specimens and prepare herbarium sheets. जो हर्बेरियम है एक स्टोर हाउस की तरह हमें फ्यूचर में हमें काम आता है। ये बॉटनी के स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी और रिक्वायर्ड होता है कि वो प्लांट के स्पेसिमेंस लें और प्रिपेयर करें अपना हर्बेरियम शीट्स। तो इसमें हर्बेरियम शीट्स प्रिपेयर करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में हमें डिगर एंड प्रूनिंग नाइफ, सिकल विद लॉन्ग हैंडल, वेस्कुलम, पॉलीथीन बैग्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, प्लांट प्रेस, फील्ड नोटबुक, हर्बेरियम शीट्स, ग्लू, लेबल्स, स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम हर्बेरियम में तो हमें जो प्रूनिंग नाइफ मीन्स जो हमारे पास एक शार्प नाइफ होती है जिसके साथ हम उसको जो प्लांट का जो पार्ट लेने जा रहे हैं, जो हर्बेरियम प्रिपेयर करने के लिए स्पेसिमेन लेंगे, उसकी जो कटिंग करने के लिए नाइफ यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रूनिंग नाइफ। सिकल यूज़ करेंगे जिसका एक हैंडल भी हो जो कैरी करनी ईजी हो। उसके बाद अलावा जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स चाहिए होंगे वो प्लांट्स को जो स्पेसिमेन ले रहे हैं उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, तो इसकी जगह पे हम ब्लॉटिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। एक प्लांट प्रेसर यूज़ करेंगे जो कि हेल्प करेगा हमें उस स्पेसिमेन को प्रेस करके रखने के लिए। उसमें इसके अलावा हमें हर्बेरियम शीट्स हो, ग्लू हो गई, लेबल है जो ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे टू प्रिजर्व इट। नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन एंड माउंटिंग। पहले हमने जो बात की है वो सिर्फ उन इक्विपमेंट्स की बात की है जो रिक्वायर्ड है। अब हम बात करेंगे मेथड की कि कैसे हम उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, देन उसको माउंट करेंगे, मीन उसको देन हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करेंगे। एन एरिया इज सिलेक्टेड फॉर बोटेनिकल एक्सकर्शन फॉर हर्बेशियस स्पीसीज, द एंटायर प्लांट विद इंटैक्ट पार्ट इज कलेक्टेड। सबसे पहले हम एक एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें बोटेनिकल एक्सकर्शन करनी है, मींस जहाँ पे जाके आपको स्पेसिमेंस कलेक्ट करने हैं। सबसे पहले वो एरिया हम डिसाइड करेंगे। देन उसमें जब अगर हम हर्बेशियस स्पीसीज़ ले रहे हैं, हर्ब्स ले रहे हैं ज़्यादातर, तो उसमें कई बार क्या इंटायर प्लांट, पूरे का पूरा प्लांट ही लेना पड़ता है विद उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। डिगर्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। The collected material can be placed into polythene bags or vasculum. The collected specimens are spread over magazine or newspaper sheets. Magazine and newspaper sheet is now put inside the press. Details of collection should be noted down in the field notebook. अब जैसे जो डिगर है, डिगर मीन्स होता है जो कोई ऐसी तीखी चीज़ जिससे हम उस प्लांट को उखाड़ सकें वहाँ से। द कलेक्टेड मटीरियल कैन बी प्लेस्ड, देन उस कलेक्टेड मटीरियल को हम पॉलीथीन बैग में रखेंगे।
देन उस स्पेसिमेन को हम एक मैगजीन और न्यूज़पेपर या कोई शीट पे प्लेस करेंगे, देन उसको प्रेसर के साथ उसको प्रेस कर देंगे। जो उसकी डिटेल्स हैं कि कहाँ से वो कलेक्ट किया गया है, क्या उसका नाम है, वो सब हम नोटबुक पे नोट करेंगे। विद दिस वी आर डन विद द हर्बेरियम। नेक्स्ट कम्स टू बोटेनिकल गार्डन्स। Botanical gardens are sufficiently large-sized tract where plants of different types and areas are grown for scientific and educational purposes. The important functions of botanical gardens are means जो botanical gardens हैं वो हमें एक sufficiently जो एक लार्ज साइज एरियाज़ हैं जो जहाँ पे प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, जो कि फर्दर जो हमें फ्यूचर में साइंटिफिक और एजुकेशनल स्टडीज़ के लिए काम आते हैं। इनका मेन जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो क्या है, ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा। जो लोकल एरिया के वहाँ के जो फ्लोरा है, फ्लोरा मीन्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको प्लांट्स हैं जो उनको ग्रो करवाना वहाँ पे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स। देन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा, जो लोकल प्लांट्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, दैट इज़ ऑल्सो अ पर्पस ऑफ बोटेनिकल गार्डन। देन सप्लाइंग सीड्स एंड मटीरियल्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोटेनिकल रिसर्च। अगर फर्दर किसी इंसान को या किसी साइंटिस्ट को बोटेनिकल रिसर्च के लिए कोई सीड रिक्वायर्ड है या कोई और मटेरियल रिलेटेड टू प्लांट रिक्वायर्ड है तो वो बोटेनिकल गार्डन की द्वारा से वो वहाँ पे उसको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स, रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स, जो प्लांट्स हमारे आने वाले समय में ख़त्म होते जा रहे हैं, जो रेयर ही बचे हैं, उनको ग्रो करवा के उनको मेंटेन करके रखना इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स। नेक्स्ट कम्स टू म्यूजियम। The word museum comes from the Greek word mosion. Mosion in ancient Greece, the mosion was the temple of Muses, the goddess of arts and sciences. जो म्यूज़ियम वर्ड है वो म्यूजियम वर्ड से आया है। जो म्यूजियम वर्ड का मतलब होता है ग्रीस में कि टेम्पल ऑफ म्यूसिस, म्यूसिस मीन्स जो गॉडेस थी आर्ट्स और साइंस की, उसका जो मंदिर है उसको म्यूजियम बोला जाता था। The materials available for observation and study are called a collection. A collection may be include scientific specimens, works of art and exhibits. म्यूज़ियम क्या है, एक मंदिर की तरह है जहाँ पे जो आर्ट वर्क है, जो साइंटिफिक वर्क है, उसको वहाँ पे उनकी जो कलेक्शन है वहाँ पे प्रिजर्व करके रखी जाती है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो फंक्शंस क्या है म्यूज़ियम के? फर्स्ट इज़ एक्विजिशन ऑफ मटीरियल्स। अगर किसी भी मटीरियल की हमें नॉलेज गेन करनी है, कोई आर्ट वर्क है, कोई साइंटिफिक वर्क है, उसकी नॉलेज चाहिए तो हम म्यूज़ियम की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ मटीरियल्स। अगर किसी प्रिजर्व किए गए मटीरियल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि उसके बारे में हमें नॉलेज गेन करनी है तो भी हम म्यूज़ियम्स को विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ मटीरियल्स। वही मटीरियल को अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है तो हम म्यूज़ियम में प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिसर्च। ये साइंटिफिक रिसर्च में बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं बहुत कम समय में। एग्जीबिशन ऑफ मटीरियल्स। अगर किसी रेयर प्लांट्स की या किसी और रेयर चीज़ की हमें एग्जीबिशन लगानी है तो हम म्यूज़ियम की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस। तो एजुकेशन में तो हमने जैसे पहले भी बात की है, तो एजुकेशनल पर्पस में अगर हमें किसी प्लांट की नॉलेज चाहिए तो हम म्यूज़ियम के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टू zoological parks like zoos. A zoo is a place where various living animals are kept within enclosures, displayed to the public and may be used for study. ज़ू एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को कैप्ट करके रखा जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। पब्लिक की जो पब्लिक के लिए डिस्प्ले किया जाता है, वह पब्लिक वहाँ पे विज़िट करती है और वहाँ पे उनको देख के अपनी स्टडी में यूज़ कर सकती है। Zoos and zoological parks or zoological gardens are established where high standard of case is observed and
care is observed and the animals live under more natural conditions. zoological पार्क्स में जो एनिमल्स को रखा जाता है उनको पूरी प्रॉपर केयर और ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाता है, जो उनको जितनी ज़्यादा नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड की जा सकती हैं उतनी उनको प्रोवाइड की जाती है. एनिमल्स प्रोवाइड बेटर रिक्रिएशन टू द विजिटर्स. जो एनिमल्स जोलॉजिकल पार्क्स में रखे जाते हैं उससे जो पीपल वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं उनके लिए वो एज अ रिक्रिएशन काम करती है. उनको हम कह सकते हैं कि बहुत उनके लिए इंजॉयफुल मोमेंट होती है. तो सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड. All the important topics are covered in this chapter according to your syllabus. Thank you.